And this is basically so context now. Last time जिस जगह के ऊपर हमने अपना कोर्स छोड़ा था, इफ़ यू रिमेम्बर दैट वाज रिक्वायरमेंट्स वगैरह कलेक्ट करना, बट उसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो थोड़ा सा प्रोडक्ट के साइड के ऊपर ओरिएंटेड था. तो अगेन नो हार्ड एंड फास्ट कैटेगरीज, बट इट वाज अ लिटिल बिट मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स फिगरिंग आउट रिक्वायरमेंट्स और फिर उनको डॉक्यूमेंट करना और फिर उनको किसी ना किसी तरीके से किसी कॉन्क्रीट शेप के अंदर लाना, बट फ्रॉम द एस्पेक्ट और फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ products. What we want to do in addition to that is also look at the traditional requirements engineering process, जिसके अंदर अगर कोई आपका इस तरह का इशू हो कि आपकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट, आपका कोई एप्लीकेशन इस किस्म का है कि मे बी यू हैव लाइक वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जिनके ऊपर से कोई आगे पीछे जाने के अंदर कोई इशू होगा. सो समथिंग लाइक अ मेडिकल सिस्टम और समथिंग, सम वेरी स्पेशलाइज्ड सिस्टम जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस कि अच्छा ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं और फिर देख लेंगे कि ठीक चला या नहीं चला. सो वो वाला सिचुएशन जहाँ पे यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, और अ सिचुएशन वेर यू हैव सच अ ह्यूज टीम और बहुत सारे लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना है एंड मे बी योर रिक्वायरमेंट्स टीम इज़ कम्प्लीटली सेपरेट. तो फिर किसी ना किसी तरीके से अपने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करके डेवलपमेंट टीम को इस तरीके से कम्युनिकेट करना कि गिवन कि आपके डेवलपमेंट टीम ने ही नहीं कभी आपके यूज़र से मिला हो, तो उसको किस तरीके से व्हाट आर अदर ऑप्शंस दैट यू हैव in order to very formally communicate your requirements to your users. So हम थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मल, नॉट कम्प्लीटली फॉर्मल टेक्निक्स, जो एक्चुअल फॉर्मल मेथड्स होते हैं दे आर सो फॉर्मल कि वो काइंड ऑफ मैथमेटिकल के स्टाइल के स्पेसिफिकेशंस के अंदर जाते हैं. दैट इज़ आउट ऑफ स्कोप फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, लेकिन फॉर दिस कोर्स, लेकिन slightly more rigorous than the techniques that we looked at during the last couple of lectures is what we're going to be looking at now. सो हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, सो टेक्निकली जिसको आप फॉर्मली रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहते हो, उसके टॉपिक्स को देखने लगे, सो दैट वी कैन बाय द एंड व्हेन वी आर थ्रू दिस, वेयर you are able to distinguish between, for instance, functional and non-functional requirements. You are able to uh, recognize or brainstorm about different requirements engineering processes. रिक्वायरमेंट्स आपने इलिसिट किस तरीके से करनी है, इसके ऊपर हम काफ़ी सारी डिस्कशन कर चुके हैं. सो वट एवर वी हैव कवर्ड अर्लियर वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट. काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप भी होती हैं, लेकिन एनीथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू कम अप विद इन दिस सिचुएशन. अच्छा, सिचुएशन के अंदर एक और कॉन्टेक्स्ट भी है जो अभी मैंने पीछे लिस्ट किया है, उसमें आई स्किप्ड मेंशनिंग, बट समथिंग लाइक वेयर यू आर डूइंग अ कस्टम सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आपको एक ही कस्टमर ने सारे के सारे, या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ने आपको सारे के सारे डिटेल्स बताने कि उसका सॉफ्टवेयर वो किस तरीके से चाहते हैं कि वो फंक्शन करे. तो उस केस में भी अ लॉट ऑफ टाइम्स इस किस्म की प्रोसेसेस जो कि थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लीन कर रही होंगी, वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं. सो वी वांट टू डिस्कस वट एवर इज़ लेफ्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, इवन दो इसके बारे में हम काफ़ी थॉरली बात कर चुके हैं. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वी वांट टू लुक एट, बिकॉज वी वांट टू लुक एट एग्जांपल्स ऑफ के कौन सी वाली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह लिखी हुई है, कौन सी अच्छी तरह नहीं लिखी हुई है, एंड सो ऑन. रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के जौन सी आपने रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन की थी बिफोर मेकिंग द सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या लाइक डू यू थिंक दैट दिस इज अ करेक्ट वे टू डॉक्यूमेंट दैट रिक्वायरमेंट, उसको देखना. फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज को किस तरीके से ट्रैक करना है, बिकॉज अगेन वी हैव डिस्कस्ड in our earlier lectures as well कि practical software engineering के अंदर there are going to be situations where your requirements change, और वो फिर ऐसे सिस्टम के अंदर भी हो सकते हैं जिसके अंदर आप rigorous documentation कर रहे हो. तो how you also want a system जिसके अंदर systematically आप अपने requirements की change की tracking भी कर रहे हो. You do not want a chaotic process जिसमें आपने track ही नहीं रखा हो कि ये वाली चीज़ आज क्यों change कर दी और परसों why do you think that there should be a different feature in your application.
So, formal definition: requirements engineering is the process of establishing the services that your customer requires from a system and the constraints under which it operates and is developed. Or your system requirements are the descriptions of the system services and constraints that are generated during your requirements engineering process. So, definition अगर कोई आपने लिखनी हो या इस्तेमाल करनी हो तो this is like the formal definition that you would use for a requirements engineering process. उसके अलावा we're going to take a look at examples, but अभी से kind of keep in your mind कि requirement काफ़ी broad, इसका definition itself is a little bit broad because ऊपर भी अभी हमने देखा है कि पहले ही दो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस तरह का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है. सो इन एडिशन एंड यू नीड टू काइंड ऑफ रियलाइज कि थोड़ी सी ये ब्रॉड डेफिनेशन है, जिसका मतलब है कि आपकी हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट किस्म का भी स्टेटमेंट हो सकता है या फिर कोई बहुत, और दूसरा लेवल है कि बहुत, या इफ़ यू से कि ये स्पेक्ट्रम है तो एक एंड के ऊपर इवन इफ़ यू आर राइटिंग अ वेरी हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस तो वो भी रिक्वायरमेंट होगी. और स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड के ऊपर कि अगर आप एक बहुत डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन लिख रहे हो तो वो भी रिक्वायरमेंट ही होगी. इट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट कि आप किस किस्म की रिक्वायरमेंट के बारे में किस किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर किस किस लेवल ऑफ रिगर की ज़रूरत है. द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, बट ऑल्सो लेट मी सी इफ आई कैन यूज द एनोटेशन. यस आई कैन. जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो सेइंग कि एक तो वो स्पेक्ट्रम वाली बात है जो ऊपर वाले पॉइंट के अंदर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, बट नीचे दे आर ऑल्सो सेइंग कि इट माइट बी कि सेम प्रोडक्ट है या सेम प्रोजेक्ट है और उसके डिफरेंट किस्म के फेजेस के अंदर यू माइट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कॉल फॉर प्रपोजल्स आया हुआ एंड यू आर बिडिंग फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर यू माइट वांट कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो, या फिर ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो. दैट इज द वर्ड दैट देव यूज्ड ओवर हियर. ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो बिकॉज यू आर बिडिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर गोइंग टू बी competing विद अदर पीपल हु आर गोइंग टू बी सेइंग कि हम भी ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करके देंगे. तो यू वांट टू लीव इट, और यू वांट टू हैव द एबिलिटी टू लीव इट इन सच अ वे कि आप अपने कंपेटिटर्स के साथ यू आर एबल टू पुट अप अ गुड शो. और उसके अलावा फिर दूसरा कॉन्टेक्स्ट फॉर द सेम प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपने मे बी आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट जब एक्चुअली क्रिएट हो रहा है तो उस जगह के ऊपर देन यू नीड टू मे बी इवन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोसेस दैट यू हैड स्टार्टेड आउट विद. तो कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट भी हो रहा है तो उस वक्त आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर you need to put in, or you should put in as much detailed information as you can depending on the situation, ताकि उस बेसिस के ऊपर आप साइन ऑफ कर रहे हो कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड दिस इज व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू डू. सो व्हेन यू रीच द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पॉइंट तो उस जगह के ऊपर आप रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक करके लिख रहे होगे. रिक्वायरमेंट वो इस पॉइंट के ऊपर भी होगी, रिक्वायरमेंट वो इस पॉइंट के ऊपर भी होगी, लेकिन उनकी कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा बिकॉज ऑफ द phase of the project that you're in. This is, let me clear all of this. So this is a quotation from the book, जो कि सेम चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस की है उसी को काइंड ऑफ कोटेशन फॉर्म में विद लाइक योर रेफरेंस फ्रॉम वेयर दिस इज फ्रॉम वो लिखा हुआ है. सो नाउ वी वांट टू सी कि आपके पास किस किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. सो यू कुड हैव, और यू डू स्टार्ट विद, एंड वी डिड स्टार्ट विद यूज़र रिक्वायरमेंट्स. सो यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो होंगी आपकी, और दूसरा इधर जो फौरी तौर के ऊपर आपको एग्जांपल दिया फौरी तौर के ऊपर नेक्स्ट कैटेगरी जो दी हुई है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की दी हुई है. सो योर यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो हैं बेसिकली, इफ़ यू वांट टू quickly differentiate between the two, so you can take a second and read the statements. लेकिन ऊपर वाले के अंदर लिखा हुआ है कि वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इनका मकसद ज़्यादा ये है इस कॉन्टेक्स्ट में फॉर अ फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस. इसका मकसद ये है कि ये आपके कस्टमर के लिए लिखा हुआ है. सो मे बी लाइक गोइंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट और एवर, बट समथिंग वेयर योर
lay person is able to understand what is going on with the software that they're um, funding or whatever. सेकेंड लेवल के ऊपर आपका लिखा हुआ है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और ये वाली जो हैं ये ज़्यादा डिटेल के अंदर आप लिखते हो. दिस इज़ फुल डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के सिस्टम कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, सर्विसेज क्या होंगे, कोई अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो किस किस्म के होंगे. कि फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांट टू यूज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सर्वर, इफ़ यू वांट टू से कि इसके कुछ कंपोनेंट्स ओपन सोर्स के अंदर होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें वो आपने इसके अंदर कवर करनी है. एंड यू नीड टू मेक श्योर कि इसके अंदर बहुत पर्टिकुलर तरीके से आपने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. एंड दिस कैन बी यूज्ड also as part of your contract between your client and the person who is going to be building the software. So as an example, we have your same system है. So this is like a medical system. लेकिन अगर मैं उस medical system के लिए थोड़ी सी यूज़र के perspective से अगर अपना requirement लिख रही हूँ, तो that is going to be something like the example जो ऊपर वाले box में है कि your system shall generate monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month. सो कैन यू शुड बी एबल टू सी कि जिसने भी हेल्थ केयर सिस्टम इस्तेमाल करना है इसके अंदर उस किस्म का लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है जो कि यूज़र जो है उस हेल्थ केयर सिस्टम का यूज़र जो है वो उसको आसानी से काइंड ऑफ पिकअप कर सकता है. इसी की कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इफ़ यू रीड थ्रू, इट इज़ द सेम थिंग जो ऊपर लिखी हुई है 5 पॉइंट्स के अंदर, लेकिन एक्सपैंड करके सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है. So for instance, if I read one of these, if I read just the first one of, okay, on the last working day of each month, a summary of the drugs prescribed, their cost, and the prescribing clinics shall be generated. सो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन आ गई है कि वो काम जो आपने ऊपर यूज़र के लिए लिखा हुआ है कि मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है वो बन रही है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, वो सारी की सारी आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की जाती है कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली. So if we want like an example of what a user requirement is and what a system requirement is, so basically this is your example, and there is no rule where you're going to say कि user वाली ही लिखनी है या system वाली ही लिखनी. There's no hard and fast rule. Depending on your project, you are going to decide कि मुझे it's always a good idea कि ये higher level वाली तो आप हमेशा लिख लो, and then system requirements का specification depending on your लेवल ऑफ प्रिसिजन रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट, तो फिर आप इसके अंदर जाके सारी की सारी डिटेल स्पेसिफाई करोगे. सम एग्जांपल्स ऑफ के आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट्स किस जगह के ऊपर यूज़ हो रही होंगी और आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किस जगह पे यूज़ हो रही होंगी. सो यूज़र रिक्वायरमेंट्स वुड बी क्लाइंट मैनेजर्स. सो आपके फॉर एग्जांपल हुएवर इज डूइंग क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर, उनके पास कोई क्लाइंट मैनेजर रोल होगा जो क्लाइंट से इंटरेक्ट करता होगा. सो फॉर देम सिस्टम के एंड यूजर्स, क्लाइंट इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट्स. और फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर इमीडिएटली इफ यू थिंक ऑफ तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आता है माइंड के अंदर, बट उसके अलावा भी आपके एक तो कुछ ऐसे 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 भी हो सकता है कि आपके ओवरलैप हो रहे हो द पीपल हु आर यूजिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. और ये भी हो सकता है कि कोई नई ऑप्शन भी आपके पास. तो फॉर एग्जांपल यू हैव अ सिस्टम आर्किटेक्ट्स ऑप्शन ओवर हियर हु विल नीड टू लुक एट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ताकि वो डिसाइड कर सकें, प्लान कर सकें कि किस तरीके से इस सिस्टम को अप एंड रनिंग करना है. तो फॉर्मली दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम हेयर. सिस्टम के स्टेक होल्डर्स की हमने पहले बात की हुई है. लेट्स डू अ क्विक discussion on this again. So we spoke about this, any person or organization who is affected by the system in some way, and so who has a legitimate interest. So legitimate interest किसी ना किसी तरीके से उसका है into the software that is being created, which could be your end users, which could be your system managers, which could be your system owners, external stakeholders, इनमें से कोई भी हो सकता है. So if we go along with the example that we have in your textbook, जिसके अंदर वो medical system का example लेके चल रहे हैं,
तो उनके मेंट केयर सिस्टम के अंदर पॉसिबल स्टेक होल्डर्स दैट दे लिस्टेड आउट इज पेशेंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, नर्सेस भी हो सकते हैं, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं जिनको अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करना है. सो वी वेंट ओवर सिमिलर एग्जांपल्स लाइक दीज अर्लियर. सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी स्टेक होल्डर के बारे में आपने उसी तरीके से सोचना है, जिस तरीके से पहले हमने डिस्कशन की थी कि स्टेक होल्डर क्या होता है. एंड इफ यू रिमेंबर वी स्पोक अबाउट, आई थिंक वी स्पोक अबाउट द सीएमएस सिस्टम एंड सम और सम सिमिलर स्टूडेंट स्टूडेंट के काम की मैनेजमेंट की ऐप. एंड वी इमेजिन्ड कि मे बी एक्सटेंडेड स्टेक होल्डर और भी हो सकते हैं उसके अंदर. सो फॉर एग्जांपल अ पेरेंट कैन बी एन एक्सटेंडेड स्टेक होल्डर जिनको सारे के सारे इंफॉर्मेशन साथ मिल रही हो. So we have, these are some other examples of the same stakeholder things. Next, अब मैं करने लगी हूँ basically I've added on to the textbook lecture example. I've added in a real example. एक तो मैं ये कर सकती थी कि मैं इसको एक और किसी क्विज के अंदर डाल देती कि यू गो एंड रीड अप ऑन इट एंड फिगर आउट कि इसका आंसर क्या होगा क्विज के अंदर. बट द क्विज क्वेश्चन, द ओपन क्विज क्वेश्चन दैट आई एडेड इन लास्ट टाइम, दैट वेंट रियली बैडली. आई थिंक सिर्फ 2-3 लोगों ने उसको उसका आंसर करेक्ट फिगर आउट किया था. इवन दो वो मैंने पोस्ट कर दिया था, यू हैड एनफ टाइम, यू शुड हैव बीन एबल टू गो ओवर द न्यूज़ एंड सी कि उसका आंसर क्या है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो ओवर दिस and ask a few questions and give you kind of my responses. If you would be great if you can add in your answers as well or your opinions as well, but basically just to give you a little bit of context और हेल्प इन ऑर्डर फॉर यू टू फिगर आउट कि इस तरह का ओपन क्वेश्चन जब मैं दूंगी नेक्स्ट टाइम तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है. सो वी आई पिक्ड अप अनदर आर्टिकल दैट इज फ्रॉम a few days ago, जिसके अंदर they have described. So if you read the headlines, it's Pokemon Go players unknowingly trained delivery robots with 30 billion images. So what happened over here? So let me go over with what happened over here in case you've missed it. So like about almost 10 years ago, I think, maybe 11 or 10 years ago, uh, Pokemon Go was a game that became insanely successful because वो उस वक्त augmented reality kind of newly उसके साथ experiment हो रहा था. And they basically picked up uh, the idea of the Pokemon franchise and they put it into this augmented reality kind of user space जिसके अंदर and I hope some of you have kind of tried this out, but basically um, these are like small characters जो कि गेम के अंदर आपकी फिजिकल स्पेस के अंदर काइंड ऑफ अपेयर होते हैं. दे अपेयर ऑन योर फिजिकल स्पेस बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वेयर यू आर इन. और आप एक तो वैसे लोकेशन के हिसाब से भी खेल सकते हो उसको. और उसके अंदर एडिशनल फीचर वाज दैट इट वाज एक्चुअली यू कुड एक्चुअली यूज an augmented reality version of the game where आपको and you can see it in the screenshot over here फोन के अंदर in the picture over here फोन के अंदर in the actual environment you can see a game character that you are going to catch. So it became insanely successful. उस वक्त augmented reality was new. It picked up a huge amount of users. उस वक्त जितनी भी सारी social media apps वगैरह थी उन सबको it like surpassed in the number of users that it was able to pick up. So people were using it a lot. एंड उसके ऊपर सडनली अब राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज 10 years people have been playing the game. शुरू में बहुत सक्सेसफुल हुई, अभी भी इट्स लाइक स्टेबली सक्सेसफुल. इट्स नॉट वाइल्डली सक्सेसफुल लाइक इट वाज इन द बिगिनिंग, लेकिन अभी इट्स लाइक प्रिटी स्टेबल and still continuing. And what has happened in the last few days is uh, the company that was making the game, they have come up with a collaboration with another company जो कि ड्रोन से फूड डिलीवरी का काम जो है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है. एंड दे आर गोइंग टू ऑपरेशनलाइज इट प्रीटी सून आई गेस. बट द ड्रोन, कैन यू इमेजिन, इफ आई गिव यू अ मिनट टू थिंक अबाउट दिस, कैन यू इमेजिन व्हाट द प्रॉब्लम वुड बी फॉर द ड्रोन डिलीवरी ऐप? उधर प्रॉब्लम बेसिकली ये होगी कि ड्रोन से फूड डिलीवरी अगर आपने करनी है तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक about the location where you're dropping your food off at.
सो जीपीएस वाला नेविगेशन जो है वो तो आपको थोड़ी हायर लेवल के ऊपर नेविगेशन करके देता है। इफ़ यू आर सेंडिंग अ ड्रोन एंड यू वांट द ड्रोन टू ड्रॉप समथिंग ऑफ एट समबडीज हाउस, तो आपको अपनी ग्रैन्युलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वेयर यू आर ड्रॉपिंग अ पैकेज ऑफ, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड लेवल तक लेके जाना होगा। सो व्हाट इज़ हैपनिंग वाया दैट कोलैबोरेशन इज़ के ओवर द लास्ट 10 years एंड इवन फ्रॉम अर्लियर बिफोर दैट, बिकॉज पोकेमॉन गो से पहले भी दे हैड अनदर सिमिलर गेम जिसके अंदर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, फिर वो वाला डेटा इस्तेमाल करके पोकेमॉन गो के अंदर इस्तेमाल हुआ था। बट ओवर अ लार्जर टाइम पीरियड नाउ, ओवर 10 years, उन्होंने इतना विजुअल डेटा कलेक्ट कर लिया है, एंड फ्रॉम होम द विजुअल डेटा हैज कम इन फ्रॉम योर फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द गेम। तो वो सारा यूजर डेटा जो कलेक्ट हुआ है उससे देव बिन एबल और दे विल नाउ बी एबल टू use that data to train the drone delivery systems, so that वो बहुत विजुअल इंफॉर्मेशन, so जीपीएस के ऊपर ऐड करके विजुअल इंफॉर्मेशन ऐड करके बहुत स्पेसिफिक तरीके से जो आपकी डिलीवरी के पैकेजेस हैं वो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉप कर सकें। So basically what has happened is, again, if we go back to this headline that you can see right now, Pokemon Go players unknowingly trained delivery robots with 30 billion images. So how are we now going to work this into our lecture? So I'm going to put up a couple of questions which could be quiz questions जो आपको बाद में आ सकते हैं, and we are going to see कि इसको किस तरीके से हम अपनी theory के साथ लिंक कर सकते हैं। You can read up the full detail in either one of these two articles. So एक ये आर्टिकल मैंने लिंक किया है, दूसरा ये वाला आर्टिकल मैंने लिंक किया है। सो आर क्वेश्चन नाउ विद आर कॉन्टेक्स्ट, सो हमने स्टेक होल्डर्स की बात की थी। सो इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, सो नाउ वी वांट टू सी कि रियल वर्ल्ड के अंदर जब आपकी कोई इस तरह की एप्लीकेशन चल रही है, एंड सेकेंडली दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल, अगर आप इसका 10 year का स्पैन फॉलो करो और स्पेशली अर्ली वाले ईयर्स को फॉलो करो तो आपको, एंड ऑल्सो मिडिल ईयर्स जहाँ पर कोविड वाले ईयर्स आ गए थे, कोविड वाला ईयर्स वाज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर देम बिकॉज इनका इमीडिएट जब ये लॉन्च हुई थी तो द इमीडिएट स्पिन ऑन दिस वाज के दिस वाज लाइक प्रॉब्ली द फर्स्ट गेम जिसको खेलने के लिए यू नीडेड टू बी मूविंग अबाउट, तो बाहर जाएं एंड यू आर मूविंग अबाउट तो यू आर गोइंग टू डू बेटर इन द गेम। सो इट वाज अ उनके लिए एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ ये प्लस पॉइंट था दैट पीपल वुड गो आउट एंड प्ले इट। और कोविड जब आया आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, people were actually restricted. So how did they kind of pivot on their requirements or pivot on the way that they wanted the game to grow? कि even कोविड वाले environment में जिसमें लोग बाहर नहीं जा सकते उसके अंदर भी how did they keep the game up and running and popular? So example मैंने बता दिया, let me take like a quick break. I'm going to put in another link and we'll join that to do the rest of the lecture and then go from there. So let me just close it, and because I'm using a free account तो ये अभी थोड़े से problem कर रहा है, but let me just put in another link up and close this.